बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टेररिज्म के ऊपर यानी कि मुआशी दहशतगर्दी। तो इकोनॉमिक टेररिज्म की बुनियाद जो होता है स्टार्ट होता है वो करेंसी से होता है। तो वर्ल्ड बैंक का इसमें क्या रोल है, प्राइवेट बैंक्स का इसमें क्या रोल है, स्विट्जरलैंड बैंक का इसमें क्या रोल है, आईएमएफ का इसमें क्या रोल है, यानी ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं और इन सब का ताल्लुक एक करेंसी से है। देखिए हजारों सालों से इंसान सिविलाइजेशन और कल्चर्स बनाते आए हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते आए हैं, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या कल्चरली एक दूसरे के साथ ये ताल्लुकात रखते आए हैं और तजारत भी करते आए हैं। इन सब का ताल्लुक सोने और चांदी की बुनियाद पर है। देखिए सोने और चांदी की बुनियाद पर ही इकोनॉमिक जो बोस्ट होता है। अब कहीं भी देखें, किसी भी मुल्क में जाकर देखें, सबका जो मेन चीज होता है इकोनॉमी का वो है करेंसी। करेंसी की बुनियाद पर आज हम बात करेंगे। देखिए इससे पहले कि हम करंट सिचुएशन में आए, हम थोड़ा सा हिस्ट्री को उखाड़ कर देख लेते हैं कि पहले है क्या हुआ था, क्योंकि तारीख के तनाजर को समझे बगैर आप जमाने हाल की दहशतगर्दी, मुआशी दहशतगर्दी को नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो बैंकिंग सिस्टम था, आज का जो बैंकिंग सिस्टम है वो 15 या 16 सेंचुरी से स्टार्ट हो चुका था। सियोनी और यहूदियों ने ये स्टार्ट किया था। उस वक्त उन्होंने एक दुकान खोली थी और पूरे बाजार में जाकर उन्होंने एक जस्ट ऐलान किया था कि आप ऐसा करें, ये जो करेंसी की बुनियाद पर, ये जो सोने की सिक्कों की बुनियाद पर, चांदी के सोने के सिक्कों की बुनियाद पर आप एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, इससे बेहतर है कि आपके साथ ये फ्रॉड हो जाए, कहीं आप इनको पॉकेट में लेके घूमते फिरते हो और कहीं चोरी हो जाए या आपकी नुकसान हो जाए। तो इससे बेहतर है कि आप ऐसा करें, मैंने एक बैंकिंग सिस्टम खोल के रखी है, यानी कि दुकानदारी सिस्टम खोल के रखी है। आप मेरे पास वो सोने की चांदी जमा करें या सिक्के जमा करें, चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के आप मेरे पास जमा करें, मैं इसके बदले में आपको एक रसीद दे दूंगा, तो फिर आप रसीद पे काम चलाना। यानी कि जब सब लोग इनके पास आए, उस दुकानदार के पास आए, यानी कि बैंक सिस्टम के पास आए और उन्होंने एक सोने की चांदी की एवज में उन्होंने एक रसीद जारी कर दिया और 100 सोने की एवज में उन्होंने 100 रसीद जारी कर दी। ऐसे मार्केट में ये सिस्टम चलता रहा। जब 15-20 साल से ये लोगों का बिलीव बढ़ता गया तो लोगों ने सारा जो सोना था उस बैंक में रख दिया, यानी कि उस वक्त प्राइवेट सेक्टर था, उन प्राइवेट सेक्टर में रख दिया। तो उन्होंने क्या किया कि अब फर्स्ट स्टेप पे उन्होंने बैंक स्टार्ट कर लिया, क्योंकि मुआशी दहशतगर्दी का आगाज से होता है। जो सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने देखा कि यार लोग मेरे पास पैसे लेने नहीं आते, लोग मेरे पास जो है सोने के सिक्के लेने नहीं आते, तो लोग रसीदों से काम चलाते हैं। इससे बेहतर है कि मैं इस सोने को जो और रसीदें, इससे बेहतर है कि मैं और रसीदें जारी कर सकूं। तो उसने क्या किया, अब सोने जो एक रसीद दे देता था, उनके पीछे एक सोने का सिक्का था। उन्होंने जब 100 सिक्के और 100 रसीदें, ये बात तो ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि 1000 रसीद उन्होंने मार्केट में जारी कर दिए और जो उसमें 900 जो थे, 900 रुपए का उसमें नुकसान था, क्योंकि 900 सिर्फ इनका नुकसान था। तो उसने क्या किया, क्योंकि बैंक में उस वक्त नहीं थे, जब वो 1000 की रसीदें जारी करने लगे तो वो 1000 की रसीदें भी मार्केट में इस्तेमाल होने लगे। बाकी जो 900 का उन्होंने फ्रॉड किया तो फिर भी देखा कि 1000 का रसीद भी चलता है। तो उसने थर्ड स्टेप में क्या किया, उसने थर्ड स्टेप में वो सारा जो सारा पैसा लेके भाग गया। और जब उसने सारा जो सारा बैंक्स को कोलैप्स करके सोना लेके भाग गया, तो जब पीछे रसीदें बच गए, क्योंकि अब उस रसीदों के पीछे कोई सोने का चांदी नहीं था, क्योंकि सोना नहीं था, क्योंकि जो रसीदें काम कर रहे थे उनके पीछे सोना था। अब जब सोने नहीं रहे तो वो किसी काम की नहीं रही रसीदें। अब जब लोग वहां पर एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, फसाद बर्पा हुए, तो सब कुछ दरम बरम हो गया था, वो कंट्री भी दरम बरम हो गया था। देखिए तो उसके बाद अब उन्होंने क्या किया कि उस वक्त 15-16 प्राइवेट बैंक्स काम कर रहे थे, यानी कि 15-16 दुकानें थे उस वक्त काम कर रहे थे। अब उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने ये कहा कि यार देखें, 800-900 लोग जब साथ आते हैं तो अपने सोना लेके जाते हैं तो वही बैंक कोलैप्स कर जाता है। यानी कि एक महीने में, हर महीने में ऐसा कोई बैंक नहीं था जो कोलैप्स कर जाता था। लोग अपने पैसे निकाल लेते थे, फिर वापस वो कोलैप्स हो जाता था। तो उन प्राइवेट सेक्टर्स ने क्या किया कि सबने मिलकर एक बड़ी बैंक बनाई, जिसका उन्होंने नाम रखा फेडरल रिजर्व बैंक। यानी कि कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड 1930 की दिहाई में वजूद में आया, जब फेडरल रिजर्व कायम किया गया। और फेडरल रिजर्व का मकसद यह था कि वो छोटे छोटे बैंकों को कर्जा देता था, यानी कि कोई भी बैंक या कोई भी मुल्क कोलैप्स कर जाता था तो फेडरल रिजर्व उसे तसल्ली देता था, यकीन दिलाता था कि आप टेंशन ना ले, हम आपके पीछे खड़े हैं और हम आपको लोन भी देंगे, कर्जा भी देंगे। और फेडरल रिजर्व का मकसद यह था कि जब भी कोई कंट्री, जब भी कोई बैंक कोलैप्स कर जाता था तो उसको सूद की बुनियाद पर वो कर्जा दे देता था, और जब वापस ले लेता था तो वही बैंक या मुल्क दोबारा कोलैप्स कर जाता था और तीसरी बार वो ले लेते, मतलब उनको गुलाम बनाना था दुनिया को। अब क्या हुआ, जंगें बर्पा हुई। जंगें बर्पा होने के बाद
फर्स्ट जब फेडरल रिजर्व कायम किया गया उसकी 6 महीने बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार का आगाज होता है, क्योंकि बहुत मौसी नुकसान हो चुका था। व्यापारी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, कौमें भूख से मर रहे थे, सिसक के मर रहे थे। तो जाहिर सी बात है जहां पर भी भूख होता है वहां पर लड़ाई जंगें बर्पा होती हैं। तो यही हुआ था। जब 6 महीने के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है तो बहुत पूरा यूरोप को नुकसान होता है। और जब दोबारा सेकंड वर्ल्ड वार होता है तो इसी की बुनियाद पर तो जो सारा यूरोप है वो तबाह और बर्बाद किया जाता है। और उस यूरोप को दोबारा बिल्ड करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड उस वक्त दोनों थे, उन दोनों से कर्जा लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब यूरोप खत्म हो चुका था कंप्लीटली तो इसे रिबिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग कहां से आते थे, फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड से आते थे। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड और फेडरल रिजर्व ने उनको लोन देना स्टार्ट किया तो उनकी बदले में यानी कि वापसी पर उन्होंने पैसा नहीं लिए, वापसी पर उन्होंने सोने की डिमांड की, यानी कि आपके पास जितनी भी सोना है आप हमें दे दें इसके बदले में। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया का जो 80% सोना था वो अमेरिका में जहां पहुंची। और उसका एक मकसद था, सोना लेने का एक मकसद था, वो ये मकसद था कि दुनिया को कंट्रोल कैसे करना है वो आगे फ्यूचर में करेंगे। और उसके बाद जब फेडरल रिजर्व भी अच्छी तरह काम करने लगा और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी काम अच्छी तरह करने लगा, तो अब उन्होंने कहा कि यार देखिए हमने तो यूरोप को गुलाम बना के रखा है, अब हमें पूरी दुनिया पर कंट्रोल करनी है। इस पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक नई चीज की जरूरत थी। उन्होंने क्या किया, फेडरल रिजर्व कायम किया। फेडरल रिजर्व को उन्होंने बाद में एक इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर वो सामने आया और बैंक ऑफ इंग्लैंड कायम किया। और उन्हें तीसरी चीज की जरूरत थी, उन्होंने आईएमएफ बनाया। आईएमएफ का मकसद ये था कि आईएमएफ को पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाए। वो कैसे इस्तेमाल किया जाए, पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई भी कंट्री कोलैप्स कर जाता है तो उसको आईएमएफ लोन देगी। जाहिर सी बात है जब पहले तो आईएमएफ कायम किया गया, आईएमएफ से कोई लोन नहीं लेता था, तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया, वो एक बड़े साजिश है, यहूदी और सियोनी बड़े शैतानी दिमाग में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो भी कंट्री देखते हैं कि ये डेवलपमेंट की तरफ आ रहा है, उनको पैसों की जरूरत नहीं, वो आईएमएफ से लोन नहीं ले रहा था जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था, उन्होंने क्या किया, उस कंट्री में जंगें बर्पा की। डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते थे, उन्होंने उस कंट्री के अंदर से एक्टर्स निकाल के, उन पॉलिटिशियंस में या इंस्टीट्यूशन से एक्टर्स निकाल के उस कंट्री को खत्म करना था। जब उस कंट्री में जंगें बर्पा होंगे, उसमें कहत बर्पा होगी और उसमें इकोनॉमिकली वो कंट्री वीक होगा। जब इकोनॉमिकली वीक होगा तो जाहिर सी बात है बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो आईएमएफ से कर्जा लेंगे। और उन्होंने यही किया, यही भी पाकिस्तान के साथ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 1960 से लेकर 1965 तक ये बात आईएमएफ को अच्छी नहीं लगी, यानी कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो काम कर रहे हैं सियोनी बददिमाग, उनको ये बात अच्छी तरह मालूम थे, ये बात उनको अच्छी नहीं लगी कि पाकिस्तान तरक्की कर जाए। उसने क्या किया कि पाकिस्तान के अंदर फसादात बर्पा किए। और पाकिस्तान के अंदर जब फसाद बर्पा हुए तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली, मिलिट्री, सोशली, पॉलिटिकली 2, 3, 4, 5 एक्सेस पर काम जो पाकिस्तान कर रहा था, 5-6 एक्सेस पर पाकिस्तान वीक होता जा रहा था दिन ब दिन। क्योंकि 1965 में जंग लगी थी, उनके बाद वही 5-6 साल के बाद 61 में जंग लगी थी, 71 में जंग लगी थी। तो जब पाकिस्तान 60 से लेकर 65 तक दुनिया को कर्जा देता था, यानी कि पाकिस्तान उस वक्त जर्मनी को भी कर्जा देता था, तो 65 से 70 तक जब पाकिस्तान पहुंचा, जंगी जब बर्पा हुई तो पाकिस्तान बिल्कुल एक नीचे की तरफ आ गया, गिर चुका था। अब पाकिस्तान मजबूर हो चुका था आईएमएफ से लोन लेने के लिए, क्योंकि काम तो उनका था, ऑब्जेक्ट तो उनका था, यानी कि प्रोजेक्ट तो उनका था। अब दुनिया में किसी कंट्री को अगर वो गुलाम बनाना चाहें तो सबसे पहले उनको इकोनॉमिकली तबाह करें, पॉलिटिकली, सोशली और उनकी मिलिट्री को खत्म करके फिर उनको मजबूर कर दिया जाए ताकि वो आईएमएफ से लोन लें। अब देखें कि दुनिया में आउट ऑफ 195 कंट्रीज से 60 कंट्रीज जिन्होंने आईएमएफ से लोन लिया है, आज तक वो कोलैप्स कर चुके हैं या तो डिफॉल्टेड के करीब है। देखिए आईएमएफ का मकसद ये है कि दुनिया को गुलाम बनाना। ये यहूदी बड़े बदतमीज हैं, ये शैतानी दिमाग हैं। ये यहूदियों ने रोमी सुल्तनत को भी तबाह किया था और यही यहूदी हैं, सियोनी हैं, जो आज अमेरिकन मिलिट्री को भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। क्योंकि जो आईएमएफ है वो सूद और रुपए की बुनियाद पर कर्जा देती है और इस्लाम वो मजहब है, इस्लाम वो दीन है जो सूद और रुपए को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम को नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे आए, तो उन्होंने पाकिस्तान को खत्म करना था। अब बात करते हैं कि करंट सिचुएशन पे, यानी कि मौसी दहशतगर्दी का पाकिस्तान पर क्या इफेक्ट हो सकता है। देखें एक एग्रीमेंट साइन होता है अमेरिका में जिसे हम बैटलवुड एग्रीमेंट के नाम से वो जाना जाता है। तो उस एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद यह था
कि अब एनर्जी और ऑयल जितने भी रिसोर्सेस हैं इसको डॉलर से एक्सचेंज किया जाए, यानी कि दुनिया के साथ जो ताल्लुकात करें वो डॉलर के साथ करें। और डॉलर की कीमत क्या होगी वो अपने हिसाब से लगा देंगे, यानी कि एक डॉलर में जिस किसी भी कंट्री का 5 या 6 रुपए होंगे, 5 या 6 करेंसी होगी उनकी, यानी कि ट्रिपल और फोर्थ टाइम पर उनकी बढ़े होगी डॉलर का रेट। और उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने सोना रखा, क्योंकि सोना कहां में था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, इंग्लैंड से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि यहूदी सोने इंग्लैंड में थे, वो अमेरिका को गुलाम बना के रखे, हम इन पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जो सोना था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में था। अब उन्होंने क्या किया, करेंसी की सबसे पहले उन्होंने सोना रखा, उनकी बाद में डॉलर रखा, और डॉलर की बाद में किसी भी मुल्क का उन्होंने करेंसी रखा। अब डॉलर का जो डायरेक्ट ताल्लुक का कनेक्शन है वो सोने के साथ है। अब दुनिया की किसी भी कंट्री का डायरेक्ट कनेक्शन सोने से नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ डॉलर के साथ है। अब जब जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री को वो कोलैप्स करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें जंगें बर्पा करेंगे। जंगें बर्पा करेंगे तो जाहिर सी बात है आईएमएफ से लोन लेंगे या वर्ल्ड बैंक से लोन लेंगे, तो वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ से लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है पीछे से वो सोने की कीमत बढ़ा देंगे, क्योंकि पूरा जो करेंसी का निजाम है वो सोने से जुड़ा हुआ है। जब सोना नीचे आएगा तो करेंसी भी डिक्रीज होगा, ऊपर जाएगा तो करेंसी इंक्रीज होगा। जब उन कंट्रीज से मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में अगर 2021 में 50 बिलियन डॉलर्स या मिलियन डॉलर्स कर्जा लेते हैं आईएमएफ से, तो 2023 में सोने की कीमत बढ़ जाती है, तो वही चीजें जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था वो सूद के साथ ट्रिपल फोर्थ टाइम हो जाता है। अब वो कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाता, वो नहीं दे पाता, तो जाहिर सी बात है वो 2 बार लेगा, तीसरी बार लेगा, वही कंट्री मजबूर होकर अपने रिसोर्सेस उस बैंक ऑफ इंग्लैंड या आईएमएफ के हवाले कर देगी, या तो वो अपनी कीमतें लगा देंगी, आप ऐसे करें, यानी कि अपनी मनमानी चलाएंगे, हुक्म चलाएंगे उस कंट्री के ऊपर कि ऐसे करें ऐसे करें। तो फिर उसकी बुनियाद पर महंगाई होगी, जंगें बर्पा होंगे, गुर्बत बढ़ जाएगी, यानी कि ये सब चीजें होंगी, यानी कि जो कंट्रोल होता है मैशत का तो ऊपर से हो रहा है। अब हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम कह रहे हैं कि यार फलाना पार्टी को वोट दिया जाए और इलेक्शन में ये जीतेगा तो इसमें सस्ताई करेगा, महंगाई करेगा, ये बहुत बड़े झूठ है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ये डेमोक्रेसी है और ये पॉलिटिशियंस अपने लिए, अपनी वोट के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए झूठ बोलते आए हैं सबसे। जो मईशत का डायरेक्ट कनेक्शन है वो ऊपर से हो रहा है, और ऊपर से अगर आपके साथ भलाई हो जाए तो वो ठीक है, नहीं तो वो कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। आप देखें सीरिया को देखें, जॉर्डन को देखें, इराक को देखें, ईरान को देखें, अफगानिस्तान को देखें, यानी कि मिडिल ईस्ट पूरे मिडिल ईस्ट को देखें, जिन्होंने आईएमएफ से कर्जा लिया है, अब तीसरी 4 बार उनके बढ़ गए आईएमएफ से कर्जा, क्या हुआ, वो कंट्री कोलैप्स कर जाते हैं या तो डिफॉल्टेड हो जाते हैं। डिफॉल्टेड होने का मकसद है उनकी करेंसी कोई काम का नहीं रहता। पहले जो मिसाल के तौर पर डॉलर हमने लिया था, उसका डॉलर का कीमत था पाकिस्तानी 5 रुपए, अब डॉलर का कीमत बढ़ गया 300 रुपए बढ़ गया। अब ये कैसे रिकवर करेगा, कैसे रिकवर देगा, आईएमएफ को कर्जा वापस कैसे देगा? तो जाहिर सी बात है कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ करने की बजाय वो कंट्री डिफॉल्टेड स्टेट हो जाएगा। आज भी मईशत का यही सिस्टम है हमारे पास, पूरी दुनिया का मईशत का कंट्रोल कर रहे हैं वही सेवनी और यहूदी, यानी कि उसने अमेरिका को भी गुलाम बना के रखा है, क्योंकि अमेरिका को भी गुलाम बना के रखा है। जब फेडरल रिजर्व अमेरिका में एक और बैंक पकड़ा गया था करंटली, जो फेडरल रिजर्व के नाम पे शो हुआ था, अमेरिका ने क्या किया, तो सारा अपने सरमाया उस बैंक से, फेडरल रिजर्व की बैंक से, प्राइवेट बैंक था उसे निकाल दिया। जब उन्होंने सारा अपने दौलत प्राइवेट बैंक से निकाल दिया, जब उस बैंक के लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट उनसे कनेक्शन किया, किससे कॉल किया, किससे, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कॉल किया तो वो क्या हो गया, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। जब अमेरिकन डॉलर एक्सेप्ट करना बंद कर दिया तो अमेरिका मुआशी बहरान आ गई, जिसे हम क्रैश ऑफ 1837 जो अमेरिका में हो गए उसे हम 1837 की क्रैश कहते हैं। देखिए ये अमेरिका पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अगर देखें, मैं आपको सबूत के साथ बात कर रहा हूं कि अमेरिकन डॉलर पे देखें, एक मिस्र, वहां पर मिस्र का एहराम लगा हुआ है, और एक का फिरौन, यानी कि मुसलमान अपनी मजहब के हिसाब से, दिन के हिसाब से उसे दजाल कहते हैं। यानी कि दुनिया की हर कंट्री को अपना एक परमिशन है कि वो अपनी मुल्क का तस्वीर लगाएं, अपनी सरबराह का तस्वीर लगाएं, लेकिन अमेरिका वाइज डॉलर है जिसके ऊपर मिस्र का एहराम और एक दज्जाल बना हुआ है। पता नहीं ये कौन लोग हैं जो अमेरिका को वो गुलाम बना के रखे हैं, अपनी तरफ कंट्रोल कर रहे हैं। और इसके अलावा उनकी साजिश बहुत थे, उनका जो मेन मकसद है वो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना है। उसका एक किताब है, उन्होंने एक खुफिया दस्तावेज भी लिखी थी, यानी कि ये 17 या 18 सेंचुरी में उन्होंने एक दस्तावेज लिखी थी कि उसको ये 5-6 साल या 500 या 600 सालों में उसे कंप्लीट करना है। वो दस्तावेज का नाम था द लैबनेट प्रोटोकॉल ऑफ एल्डर्स ऑफ जैन। ये गूगल पर भी किताब पढ़ा है, खुफिया दस्तावेज, आप खुद जाके पढ़ के देखिए। उनके कुछ वर्सेस हैं, तो ये यहूदी नस्ल से कुछ वर्सेस चोरी कर गए हैं और ये रूस में छापी गई है किताब। उसका जो बुनियादी मकसद ये है कि उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। उनका बुनियादी मकसद ये है कि इसराइल का आगाज किया जाए और दुनिया की मईशत को कमजोर किया जाए
और जंगें बर्पा कर दी जाएं और उस दुनिया पर और उस मुल्क पर कंट्रोल किया जाए। एक और प्रिंसिपल उस किताब में ऐड किया गया है, वो ये है कि मौजूदा हुकूमतों को कमजोर किया जाए और इस शैतानी आमिरत जमहूरियत निजाम को कायम किया जाए और नौजवान में फाशी, बदगुमानी और बदकारी आम किया जाए। और उनका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करना। यानी कि पहले जंग अजीम का मकसद भी यही था कि इसराइल का आगाज करना। और पहले जंग अजीम में पूरी दुनिया से उन्होंने लोग लाए थे इसराइल में। जब मेजॉरिटी कम था इसराइल में, वहां पर ऑटोमन एम्पायर ज्यादा थे, तो उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर कराई। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया के यहूदियों को आकर इसराइल में जमा किया और ऑटोमन एम्पायर को खत्म करके, क्योंकि सियोनी और बदकारियों का यानी कि यहूदियों और सियोनियों का मकसद ये है कि इसराइल का आगाज करना। और इसराइल से लेके उनका जो बेसिक आइडियल वो मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि जो उसका बेसिक आइडियल फिरौन है, जो आने वाले वक्तों में उन्हें बिशारतें दी गई हैं कि वो इसराइल में आएगा। और उन्होंने तब इसराइल में जाकर कब्जा किया और मुसलमानों को खत्म कर दिया। देखिए ये मईशत का कंट्रोल कैसे करते हैं, कहां से होता है, और वर्ल्ड बैंक कैसे काम कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड बैंक भी उस वक्त काम कर रहे थे। इन सब प्राइवेट बैंकों का मकसद है सूद पर कायम करना। लेकिन अल्लाह की फजल और करम से इस्लाम वो मजहब है, वो दीन है कि जिसकी बुनियाद पर वो सूद और रुपए को रद्द करता है। और इसी वजह से पूरी कुफर को निजाम को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि अगर आने वाले वक्तों में एक निजाम खड़ा होगा हमारे सामने, आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला होगा, तो वो निजाम इस्लाम होगा। और यही इस्लाम का निजाम पाकिस्तान से स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्लाह की फजल और करम से इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक अगर किसी कोई भी इस्लाम मुल्क है इस दुनिया में, आज वो रियासत पाकिस्तान है। क्योंकि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने वो बहुत साजिशें करते हैं।